नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। गेहूं की बोनी 279 लाख हेक्टेयर में, ग्वार उत्पादन को बढ़ावा देगा मध्य प्रदेश। लाल सड़न रोग से बचाएं गन्ना, फफूंदी से बचाएं अंगूर और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। देश में रबी फसलों की बुआई अब अंतिम चरण में है। कृषि मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में रबी फसलों का कुल रकबा बढ़कर 530.22 लाख हेक्टेयर के स्तर को छू गया है, जबकि गत वर्ष अब तक कुल 557.85 लाख हेक्टेयर में बोनी हो गई थी। इस वर्ष कमजोर मानसून के चलते रकबा घटने की संभावना बनी हुई है, जिस कारण उत्पादन में भी कमी आने का अनुमान है। कुल उत्पादन में रबी का योगदान 50% होता है। देश में गेहूं की बुआई अब तक 279.6 लाख हेक्टेयर में हुई है। मोटे अनाजों की बोनी अब तक 50.12 लाख हेक्टेयर में हुई है। चने की बोनी इस वर्ष 77.81 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसी तरह दलहनों का कुल रकबा इस वर्ष 124.16 लाख हेक्टेयर रहा है। तिलहनों का बुआई क्षेत्र कुल मिलाकर 74.06 लाख हेक्टेयर हो गया है। मध्य प्रदेश के किसानों में सोयाबीन की घटती लोकप्रियता को देखते हुए प्रदेश का कृषि विभाग ग्वार की खेती को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है। सोयाबीन की तरह ग्वार की भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग है। मध्य प्रदेश के कृषि संचालक श्री मोहनलाल मीणा ने बताया कि प्रदेश के ग्वालियर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में ग्वार की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान से सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले, जिनका कृषि जलवायु क्षेत्र लगभग समान है, वहां ग्वार सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ग्वार की उन्नत किस्म के बीजों के लिए श्री मीणा ने राजस्थान के कृषि आयुक्त श्री कुलदीप रांका से अनुरोध किया है। देश के शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली ग्वार फसल की विदेशों में अधिक मांग है। ग्वार उगाने के लिए जो मौसम भारत में है, वो शेष विश्व में कहीं नहीं है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में ग्वार की बुआई हो जाती है, अंकुरण भी हो जाता है, पर बढ़वार नहीं हो पाती है और उत्पादन नगण्य है। गन्ना उत्पादकों के लिए लाल सड़न रोग को नियंत्रित करना एक समस्या रहती है। गन्ने का लाल सड़न रोग पत्तियों से लेकर गन्ने की भीतरी सतह तक आक्रमण करता है। फफूंद जनित इस रोग के कारण इसकी गुणवत्ता पर असर होता है तथा सामान्य फसल की तुलना में गन्ने का विकास भी कम होता है। इसके बचाव के लिए रोग रोधी जातियां जैसे को 87025, को जवाहर 86600, को 94012 तथा को 91010 लगाएं। बोनी के पूर्व तथा गड़ेरियों को गर्म हवा से उपचारित करें। इससे फफूंद जनित रोग रहित खेत गन्ना लगाने के लिए चयन करें। गड़ेरियों का उपचार करने के पूर्व 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर रखें। जड़ी फसल में पूरा उर्वरक दें तथा उर्वरक संतुलित होना चाहिए। पत्तियों में रोग के लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत तोड़कर नष्ट करें। साथ ही जड़ी के बाद तीसरी फसल नहीं लें। अंगूर का गुणवत्ता युक्त भरपूर उत्पादन लेने के लिए फसल को रोग मुक्त रखना जरूरी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी अंगूर में फफूंद जनित रोग के आने का समय चल रहा है। फरवरी तक इसमें प्रकोप बढ़ सकता है। यदि रात्रि का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तथा दोपहर का 24 डिग्री से कम एवं आर्द्रता 60% हो तो इस अवस्था में रोग अधिक फैलता है। पत्तियों और शाखाओं पर रोग की फफूंदी हवा के द्वारा अवसर पाकर फैलती है। फफूंदी की क्रियाशीलता पर निरीक्षण करते रहें तथा पत्तियों और शाखाओं में दिखाई देने पर उसे काट कर नष्ट कर दें। बगीचे में सूर्य प्रकाश की व्यवस्था होनी जरूरी है। इसके बाद अप्रैल-अक्टूबर के छटनी के बाद रोग आ सकता है। ऐसी अवस्था में हेक्साकोनाजोल 0.05 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव करें। फल तुड़ाई के 25 दिन पहले पहला छिड़काव ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम तथा दूसरा उसके 5 दिन बाद किया जा सकता है। और आए किसान भाइयों, अब देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। पाले से बचाव के लिए फसलों में सिंचाई करें। सिंचाई के बाद गेहूं में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। सरसों में 70 से 80 दिनों की अवस्था में सिंचाई करें। रबी फसलों की निंदाई गुड़ाई करें तथा बोनी के 30 से 35 दिनों के भीतर 2 से 4 बार खरपतवार नाशक का छिड़काव करें। किसान भाई आलू की फसल से मिट्टी चढ़ाएं। शरदकालीन गन्ने में प्याज, लहसुन एवं धनिया की अंतर्वर्तीय फसल लें।
बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, मौसम की लुका छिपी अभी तक जारी थी, लेकिन आज आशा की किरणें सूरज की निकली हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा उत्साही माहौल हमें लगता है कि बन रहा होगा। साल का पहला प्रोग्राम है तो सबसे पहले तो स्वीकार करें नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और चूंकि पहला कार्यक्रम है तो मेहमान भी हमारे साथ आज बहुत खास हैं। संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास से हम आपको परिचय कराते हैं। श्री मोहनलाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, और सभी किसानों की ओर से और कृषि दर्शन कार्यक्रम की ओर से आपका स्वागत है। समस्त किसान भाई बहनों को मैं नमस्कार और नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो और कृषि में आप लोग और तरक्की करें और समृद्धि करें, ये मेरी कामना है। हम जानना चाहेंगे सर कि आपकी दृष्टि से मध्य प्रदेश का कृषि परिदृश्य कैसा है? देखिए, मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में लगातार अग्रणी स्थान पे बना हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं, लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है और ये कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश के किसान भाई बहनों की मेहनत से और उनके पसीने की जो प्रयास है उनकी वजह से और डिपार्टमेंट ने जो कृषि विभाग ने सहयोग किया है, जो मेहनत की है, उसकी वजह से मिला है। और लगातार हम चने में नंबर 1 पे हैं, सोयाबीन में नंबर 1 पे हैं और किसान भाई बहनों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है कि देश में जहां किसी समय में मध्य प्रदेश गेहूं में नीचे था, आज मध्य प्रदेश किसान भाई बहनों की मेहनत के कारण पूरे देश में दूसरे स्थान पे है और उसके लिए कृषि कर्मण अवार्ड हमको मिला है। इसके लिए मैं किसान भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कि आपकी मेहनत एक बार फिर रंग लाई और कृषि के क्षेत्र में हम फिर एक बार अग्रणी बने। और हम उम्मीद करते हैं कि ये अवार्ड मिलने का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा, क्योंकि
ना हमारे जो किसान हैं वो मेहनत में कहीं पीछे हैं, और मौसम और सब कुछ जो माहौल है कृषि का वो काफ़ी अच्छा है मध्य प्रदेश के लिए। मोहन सर, हम जानना चाहेंगे कि इस समय जो रबी में बुआई हुई है, क्षेत्राच्छादन जो हुआ है, उसकी क्या खबर है? देखिए, क्षेत्राच्छादन बहुत अच्छा है। तो तापमान लगातार काफ़ी समय तक ज़्यादा रहा जी। सर्दी थोड़ी देर से आई है, इस वजह से गेहूं की बुआई थोड़ी धीमी हुई है, डिले हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारा टारगेट रहा है गेहूं की बुआई का 60 लाख हेक्टेयर में हमें बुआई का टारगेट था, तो करीब 57 लाख हेक्टेयर के करीब हमारी बुआई हो चुकी है। इसके अलावा हमारे चने की बुआई भी अच्छी है, करीब 28 लाख हेक्टेयर में चने की खेती भी बुआई भी हुई है। सरसों में बहुत अच्छी बुआई है, और तापमान जिस तरीके से गिरा है, सर्दी अच्छी पड़ने लगी है, उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि गेहूं का उत्पादन पिछले साल 1,75,000 मीट्रिक टन जो रहा है उससे हम ज़्यादा जाएंगे, करीब 1,85,000 तक जाने की संभावना है, और इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उत्पादन भले ही थोड़ा बहुत क्षेत्र कम हो गया हो लक्ष्य से, लेकिन उत्पादन की रिकवरी से हम वापस बढ़ेगा। जी। और जैसा कि आपने कहा कि पहले जहां तापमान ज़्यादा होने की चिंता हमारे किसान भाइयों को थी, तापमान भी कम हुआ है, और जो मावठा गिरा है उसके असर भी अच्छे होने की संभावना है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे संचालक महोदय कि आपकी ओर से सामयिक सुझाव क्या है किसान भाइयों के लिए? कि मावठे से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपके किसान भाइयों की एक सिंचाई बच गई है जी। और खाद का भी उपयोग इस समय नाइट्रोजन का जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है जी। और जो मौसम अभी बरसात हुई उससे फायदा तो है, लेकिन कई बार धूप निकलने के बाद में फसलों में खासकर चने में इल्ली भी लगने का खतरा रहता है। तो किसान भाइयों से मेरा यही कहना है कि इल्लियों से बचाव के लिए भी उपाय पहले से करते रहें तो बेहतर होगा। सावधान रहना चाहिए, किसान भाइयों को देखना चाहिए कि अपने खेत में लगातार देखते रहें, जाके निरीक्षण करते रहें, और यदि लगता है कि अगर इल्लियों का प्रकोप या थोड़ा भी ज़्यादा बढ़ता है, आर्थिक रूप से नुकसान देने वाला, तो उसके लिए पहले से ही प्रयास शुरू करने चाहिए, और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ में चर्चा करके उसके निदान भी उन लोगों को पहले से ही देखने चाहिए। तो क्या ये उचित होगा कि किसान भाई सीधे रासायनिक उपायों पर ना पहुंच के एकीकृत उपाय करें, कुछ ऐसे उपाय करें जो जिसमें लागत भी कम हो और जिसमें नुकसान होने की संभावना कम हो? देखिए, उसके लिए तो अब नीम का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व है जी। नीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके निम्बोलिक आसवन से भी हम कीटनाशक बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत बड़े स्तर पे इल्लियाँ जैसे लग जाती हैं तो उसके लिए फिर केमिकल हमको पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी ही पड़ेंगी जी। तो उस स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर मेरा केवल इतना बार कहना है कि कुछ सब्जियां किसान भाई जो उगाते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि रासायनिक कीटनाशकों का आप प्रयोग करते हैं जी, तो सब्जियों को बाजार में ले जाने से 2-3 दिन पहले ही उसका इस्तेमाल करें। सब्जियों को तोड़ के सीधे ही आप जब बाजार ले जाते हैं तो उस समय कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है कि कीटनाशकों का इस्तेमाल करने के बाद सीधे मार्केट में ले जाएं, तो उसका असर खत्म नहीं होता है जी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने चने के ऊपर कीटनाशक छिड़का और चने खाने के लिए बाजार में भेज दिए, तो मानवीय स्वास्थ्य की दृष्टि से और खास करके पशुओं के लिए भी बड़ा घातक हो जाता है संचालक महोदय। तो ऐसे में किसानों जैसा कि आपको सलाह दी जा रही है कि कीटनाशकों का संतुलित प्रयोग करें, कम से कम प्रयोग करें, और साथ में अगर बाजार ले जाना है तो उससे पहले या खुद के उपयोग करने से पहले जो है ये देख लें कि उसका अवशेष प्रभाव ना हो पौधों पर। ये एक बहुत उपयोगी सलाह हमारे संचालक महोदय की ओर से दी गई। और जैसे कि एकीकृत नियंत्रण की बात हुई, आपने कहा कि नीम की निबोली का उपयोग करें और साथ में फंसेदार लकड़ियां गाड़ें, फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग भी आपकी सलाह कर सकते हैं। कई मित्र पक्षी भी हैं जैसे नीलकंठ है जी, और कई चिड़ियां हैं जो बुलबुल और कावड़ जैसी कुछ हैं, इस तरह की चिड़ियां भी हैं, तो वो कीट पतंगों को खा लेती हैं जी जी। तो टी आकार में लकड़ी हम खेतों में लगा देते हैं ताकि पक्षी बैठ सकें जी जी। तो वो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि कीटनाशकों के भरोसे रहने से अच्छा है कि हम जैविक तरीके भी अपनाएं, और जैविक जो कीटनाशक हैं उनका भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जैसे कई बार हम जो मट्ठा होता है किसान भाइयों के पास में, अगर उसको कई लंबे समय तक हम रखते हैं, मटके में डाल के खेत में दबा के रखें, तो वो भी एक बहुत अच्छा कीटनाशक का काम करता है। इल्लियों के ऊपर बड़ा ही लाभकारी होता है, तो ये घर में ही बना सकते हैं और इसको उपयोग भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। मट्ठा जो घर घर में होता है गाँव में,
उसको अगर तांबे के बर्तन में या हम मटके में करके और जमीन में गाड़ देते हैं और उससे जो किण्वीकृत हो जाता है, जहर जो उसमें आ जाता है प्राकृतिक रूप से, वो बहुत ही अच्छा उपाय है। और उसमें ना तो छिड़कने वाले को नुकसान होता है और पौधों को भी कम नुकसान होता है, प्रकृति को कम नुकसान होता है। इसके अलावा लेकिन जब भी कभी रसायनों की जरूरत होती है तो हमारे किसान भाई ये जान लें कि कौन से रसायन उनको छिड़कना है। चने पर अगर इल्लियां लगती हैं तो क्विनोल फास्ट 25 EC जो है वो 1.25 लीटर आप 1 हेक्टेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्राइजोफास 40 EC है, वो भी 1 लीटर जो है आप प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर और ज्यादा नुकसान है इल्लियों का तो प्रोजेनोफास 50 EC वो भी 1 हेक्टेयर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे निश्चित रूप से इल्लियों को आप रोक पाएंगे। जी, क्विनोलफास, ट्राइजोफास, प्रोफेनोफास जैसी दवाओं के नाम किसान भाई ये हमने आपको केमिकल नेम बताए हैं, बाजार में आपको हो सकता है कि दूसरे नाम से मिले। इसके लिए कृषि अधिकारियों से सलाह तो कर ही लेना चाहिए किसान भाई। कृषि अधिकारियों से निश्चित सलाह करें। कृषि अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है किसान भाइयों के संपर्क में रहें और हमारे किसान भाई नोट कर लें। जी, किसान भाइयों के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि उनके संपर्क में रहें और ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रह के जो भी समस्या है उनका तुरंत निराकरण करें। आपके यहाँ उप संचालक कृषि हैं जिले में, वो देखते हैं और आपके SADO हैं जो आप ही के पास में हमेशा उपलब्ध हैं, तो उनको चर्चा करें और जो भी दिक्कत आती है कृषि के संबंध में तो उसका निश्चित रूप से निराकरण करेंगे। रसायनों के नाम हम आपको बता ही रहे हैं टीवी पर, इनको नोट कर लें। और 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर इन दवाओं का छिड़काव करना है जिससे कि पौधे अच्छी तरह से बिक जाएं। खास करके खेतों की मेड़ों पर भी इसका छिड़काव करना है। संचालक महोदय, जैविक खेती की दिशा में हमारे यहाँ क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या स्थिति है हमारे देश में, इसके बारे में भी आप किसान भाइयों से चर्चा करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जैविक खेती के मामले में हम पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। जी, पूरे देश भर में जो जैविक खेती होती है उसका लगभग 48% हम मध्य प्रदेश में जैविक उत्पादन करते हैं। जी। और हमारे कई जिले हैं जो परंपरागत रूप से ही रासायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट क्षेत्र में उस तरफ बहुत कम इस्तेमाल होता है और वहाँ जैविक खेती के और भी ज़्यादा स्कोप हैं। अभी भी हम पूरे प्रदेश के 16 जिलों में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और करीब 32 विकास खंड हमने लिए हैं जिनमें जैविक खेती को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए और किसान भाइयों के लिए मैं बता दूं कि जैविक खेती यदि आप करेंगे तो हम उनके जो उत्पाद हैं जैविक, उनके सर्टिफिकेशन के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपके जिले में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आत्मा, उनको अधिकृत किया जा रहा है, उसके संबंध में भी हम संचालनालय से निर्देश निकालने वाले हैं। तो सर्टिफिकेशन महत्वपूर्ण रहता है जैविक खेती में। तो एपिडा से भी हमने दिल्ली में बातचीत की है और वहाँ से भी सर्टिफिकेशन कराने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 3 साल लगते हैं प्रक्रिया में। 3 साल तक उपज लेने के बाद भी सर्टिफाई करते हैं कि वो वाकई में जैविक है कि नहीं। उसके संबंध में भी हम प्रयासरत हैं और PGS के माध्यम से भी सर्टिफिकेशन कराएंगे। तो जैविक खेती को अपनाना तो बहुत बेहतरीन है, उससे आपका रासायनिक खादों पे। जी बिल्कुल संचालक महोदय, हम जानना चाहते थे कि आप किस तरह से प्रेरणा देना चाहेंगे जैविक खेती के लिए किसान भाइयों को? बिल्कुल, मैं प्रेरणा तो किसान भाई स्वयं समझदार हैं। मैं समझता हूँ कि रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक रासायनिक हम इस्तेमाल करते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह रहते ही हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसान भाई कम से कम अपने खेत में थोड़ा सा हिस्सा तो रखें जिसमें वो जैविक तरीके से खेती करें। यदि बाजार में बेचने के लिए भी अगर नहीं करना चाहते तो स्वयं के उपयोग के लिए, अपने घर में उपभोग के लिए, अपने रिश्तेदारों के, परिवार के लोगों के उपयोग के लिए एक हिस्से में जैविक खेती उन्हें करनी चाहिए। जी। तो अगर आप उसका उपयोग समझेंगे, जैविक खेती में फसलों में स्वाद भी ज्यादा बेहतर रहता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि किसान भाई इसको अपनाएंगे और कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए और दूसरे लोगों के स्वास्थ्य के लिए इसको और ज्यादा बड़े स्तर पे करने की कोशिश करेंगे। और लागत तो कम होती ही, अगर आप कृषि रसायनों पे जो खर्च कर रहे हैं वो उतना भी बचा लिया हमने, तो खेती को लाभ का धंधा बनाने की जो हम बात करते हैं वो काफी। हाँ, मेरा कहना है कि जिस तरीके से गोवंश के ऊपर हम अब कम ध्यान देने लगे, किसान भाइयों से मेरा ही कहना है कि पहले हम गाय बैल बहुत पालते थे, गौमूत्र और गाय के गोबर जो है और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी। जैविक खेती यदि करते हैं तो उसमें उसका बहुत ज्यादा उपयोग है। गौमूत्र तो अमृत के समान है। जी। उसका आप जो है जैविक कीटनाशक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीटनाशक में बहुत अच्छा बन सकता है। आप उसको घर में ही बनाइए, आप उसके लिए इस्तेमाल करिए और कम से कम गोपालन पे फिर से ध्यान दें और पशुपालन भी करें। और साथ ही खेती में आप इस्तेमाल करेंगे तो जैविक खेती में जो आपको रासायनिकों के ऊपर खर्चा करना पड़ता है तो उसको आप बचा सकते हैं।
आपने एक अच्छा विषय उठाया कि खेती के साथ पशुपालन करें। खेती को अगर हमें फायदे का बनाना है तो क्या ये जरूरी होगा कि हम उद्यानिकी और अन्य जो सहयोगी खेती है उसको भी इससे जोड़ें? देखिए, उद्यानिकी कृषि से अलग नहीं है जी। उद्यानिकी तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि कृषि में कई बार सीजनल है, रबी में होता है। हम जैसे ग्रीष्म काल में भी मूंग की फसल लेंगे जी। उसके अलावा भी जो हॉर्टिकल्चर की जो फसलें हैं, विशेष रूप से सब्जियां हैं, तो उनका बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में जब कोई मेजर फसल नहीं ले रहे हैं उस समय सब्जियां कर सकते हैं। और फलों के आप वृक्ष लगाइए, कम से कम खेतों की मेड़ पे ही आप अच्छे आम लगाइए और अमरूद लगाइए, अनार लगाइए। जो भी आपके क्षेत्र में जो मिट्टी के हिसाब से आपके कृषि जो अधिकारी उनके सहयोग लें, और वो बताएंगे आपको, हॉर्टिकल्चर वाले अधिकारी भी बता सकते हैं कि कौन सा जो पौधा है फलों वाला वो अच्छा हो सकता है। जैसे छिंदवाड़ा में आप देखेंगे तो संतरे का पौधा बहुत अच्छा होता है, केला अपने यहाँ बुरहानपुर में बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से क्षेत्र के हिसाब से वो देखें कि कौन सी हॉर्टिकल्चर की फसल ली जा सकती है, कृषि की फसल ली जाती है। तो खेती के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, ये सब अगर मिलाकर किसान भाई करेंगे तो ज्यादा खेती लाभ की होगी। नहीं, इसके संबंध में भारत सरकार से भी निर्देश मिले हैं। इस संबंध में कृषि विभाग भी कार्यवाही कर रहा है कि कंपोजिट प्लान बनाए, और हमने भी कुछ दिनों पहले कार्यशाला भी आयोजित की थी। तो उसमें हम सभी चीज को ले रहे हैं। मधुमक्खी पालन है, मछली पालन भी है, और उसी में किसान भाई तालाब वगैरह भी बनाएं और सिंचाई के लिए भी इधर उधर ज्यादा निर्भर ना रहें। तो अपने ही खेत के आसपास में सिंचाई का साधन भी विकसित करें, फसल भी लें और फल भी वहीं कुछ लें। तो एक सभी चीजों का समेकित एक कार्यक्रम हम बना रहे हैं, तो किसान भाइयों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। तो इसकी जानकारी कहाँ से किसान भाई प्राप्त कर पाएंगे? इसकी जानकारी किसान भाई अपने कृषि में जो उप संचालक कृषि का कार्यालय है उनके प्रत्येक जिले में, वहां से जानकारी ले सकते हैं। आपके जो कृषि में एसडीओ हैं, आपके कृषि के एसएडीओ हैं, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। और यदि किसान भाई चाहें तो संचालनालय से भी जानकारी ले सकते हैं इसके संबंध में। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जैविक खेती की, जैविक खेती से एक किसान जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन आपका है? जैविक खेती से जुड़ने के लिए हम तो चाहते हैं कि जैविक खेती से जुड़ें, क्योंकि जैविक खेती ही भविष्य है खेती का। जैविक की तरफ हमें लौटना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे स्वास्थ्य की भी रक्षा कर पाएंगे, और जो खर्चा है खेती में किसान भाई का लगता है वो भी कम होगा। इसके संबंध में भी कृषि विभाग के अपने अधिकारियों से संपर्क कर लें, और जो इनपुट चाहिए रहते हैं तो हम बताएंगे। नाडेप वगैरह बनाने की विधि भी बताएंगे, और अगर चाहिए तो हम उनसे अनुदान भी देते हैं। और जैविक खेती के ऊपर अनुदान भी दे रहे हैं, जिलों में आवंटन भी किया गया है। अभी तो 16 जिलों में हमने प्रमुख रूप से उनको लिया है। बाकी भी जिलों में अगर किसान भाई थोड़ा रुचि दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हम उनके सहायता करेंगे। जी, तो वर्मी कंपोस्ट और नाडेप से बहुत आसानी से खाद बनाई जा सकती है, और खेत का कूड़ा भी जो है वो भी अच्छा हो सकता है। स्वच्छ खेती के लिए कितनी अच्छी राह आपने बताई। किसान भाइयों को निश्चित रूप से इन्हें अपनाना चाहिए। अगर हम उत्पादन के प्रमुख सूत्रों की बात करें संचालक महोदय, तो आपका दिशा दर्शन क्या होगा किसानों के लिए? सबसे पहला तो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है भूमि जी। तो भूमि सुधार के उपायों को अपनाना चाहिए। भूमि, उसके अलावा तैयार खेत है, जैविक खाद का आप उपयोग अच्छे से करें, समय समय पर बुआई समय पे एकदम करी जाए, और उन्नत बीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बीज अगर उन्नत नहीं होंगे, आप अच्छी जगह से बीज नहीं लेते हैं, प्रमाणित बीज नहीं लेते हैं, तो समस्या आती है। तो प्रमाणित बीजों को लेना चाहिए, और कतार बोवनी करें, है ना, और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संतुलित सिंचाई करें, जिससे पानी कम से कम लगे और आपको उपज ज्यादा मिले, इसके ऊपर भी लेना चाहिए। जैसे धान में हमने एसआरआई पद्धति से धान उपजान करने लगे तो हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। सोयाबीन में भी हमको पद्धति बदलनी पड़ेगी। जी, रीजेंट फरो पर जा सकते हैं, ब्रॉडबैंड पर जा सकते हैं। जी, बिल्कुल जा सकते हैं, और जाना भी चाहिए। जी। तो नई पद्धतियां विकसित हो चुकी हैं, किसान भाइयों को इन्हें अपनाना है। हमारे संचालक महोदय की प्रेरणा आपके लिए। और सिंचाई के साधन ड्रिप और स्प्रिंकलरों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो पानी की बचत करेंगे। संतुलित उर्वरक की बात कही, बीज के बारे में आपने कहा, और मध्य प्रदेश बीज उत्पादन में भी प्रमुख राज्य अब बन चुका है। संचालक महोदय, कितनी सारी किस्में चने और गेहूं की अब उपलब्ध है? बहुत अच्छा है, और बीज निगम भी लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे प्रक्षेत्रों में कृषि में भी अच्छे प्रमाणिक बीज का उत्पादन है। कई बार सोसाइटियों से भी जो बीज मिलता है बहुत अच्छा बीज भी है। परंतु मेरा यही कहना है कि किसान भाइयों को अपने जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनसे सलाह लेते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि
बीज है लगातार आप एक ही बीज इस्तेमाल करते रहें, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी नई वैरायटी जो आती है वो कुछ सालों बाद में उसकी उत्पादकता अगर आप लगातार खेत में लेने लगते हैं तो उसकी धीरे धीरे फिर आपका उत्पादन उसमें कम होने लगता है। तो नई वैरायटीज को अपनाने में, नई जो उन्नत किस्में हैं उनको अपनाने में हिचकना नहीं चाहिए। किसान भाई कभी कभी सोचते हैं कि ये उत्पादन हम लगातार जिस बीज से वैरायटी से ले रहे हैं तो वो मिलता रहेगा, परंतु हर साल एक नई नई वैरायटी आती है, हमारे उन्नत बीज हम उत्पादन करते हैं तो उसको अपनाना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों को हमारे वैज्ञानिकों से और कृषि विभाग के अधिकारियों से सलाह ले लेनी चाहिए कि कौन सी वैरायटी अच्छी है ताकि उनको अधिक से अधिक उत्पादन और उनके क्षेत्र में कौन सी ज्यादा उनके क्षेत्र में कौन सी ज्यादा उपयोगी होगी उसको। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है संचालक महोदय कि हमारे जो दोनों विश्वविद्यालय हैं ग्वालियर और जबलपुर में, वो निरंतर नई किस्में निकाल रहे हैं और प्रदेश में तो वो फलीभूत होने ही है। नहीं, बहुत अच्छा। मैं स्वयं भी जबलपुर में बोरलॉग इंस्टीट्यूट है, वो भी बहुत अच्छा हमारे लिए है। विश्वविद्यालय तो दोनों ग्वालियर और जबलपुर के हैं ही। उनमें नित नई तकनीकों का हम आविष्कार करते हैं, नए बीज लाते हैं आपके लिए, तो उन सब का तो करना ही चाहिए। और नई तकनीकें जो कृषि में आ रही हैं उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। विदेशों में हमारे किसान भाई आजकल भ्रमण कर रहे हैं, विदेशों की तकनीकें भी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उससे भी किसान भाइयों को फायदा मिल रहा है। तो क्या आखिरी संदेश आप किसान भाइयों को देना चाहिए कार्यक्रम के अंत में? किसान भाइयों को मेरा यही कहना है कि कृषि आप करिए, बहुत अच्छा उत्पादन लीजिए, लेकिन पानी के बारे में आप सोचिए कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक आप उपज लें। रासायनिक खादों का, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग आप संतुलित करें। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम हो और जैविक उत्पादों को आप बढ़ाएं, और जैविक कीटनाशक हो, चाहे से जैविक खाद हो, उनको आप लोग अपनाएं तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, ताकि आपके स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो कीटनाशक और रासायनिक खाद हम इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी तरह पानी में घुल के नदियों में जाते हैं और वही पानी में घुल के हम लोग पीते हैं, तो नुकसानदेह तो है ही। तो उसको कम करके जैविक की तरफ हमें जाना चाहिए। मेरा किसान भाइयों से बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। और जैविक खेती की ओर बढ़े किसान भाई, खेती को उत्पादक बनाएं, इसी के साथ हम आपसे आगे जाएंगे। नमस्कार।